नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस और 6 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज, जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूज साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग में फोनॉन्स का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस सारी वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले ही दोस्तों, ये पर्टिकुलर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो चुकी है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन यूज कर रहे हैं या मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू www.harshitdwivedi.com, तो वहां पे भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वेबसाइट का, टेलीग्राम का लिंक अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, मैंने अपनी वेबसाइट और ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पे एक कोर्स भी मेंटरशिप 2000 यूपीएससी 24 का शुरू किया है। एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लो, कुछ फ्री कंटेंट भी वहां पे पड़ा हुआ है। मैंने कोर्स लॉन्च किया, आप देख सकते हैं एक बार उस पर्टिकुलर कोर्स को, उसकी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे और बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एडिटोरियल एनालिसिस को। एडिटोरियल एनालिसिस में सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इंडियाज रेगुलेटर मस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक पूरा टाइमलाइन दे रखा है कि भारत की दवाइयों ने या फिर भारत की दवाइयों की वजह से ऐसा एलिज किया जा रहा है कि दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं उसके रिस्पेक्ट में इंडिया का ड्रग हेल्थ कंट्रोलर क्या कर रहा है। तो भैया, जो ड्रग्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर है उसके चलते सीवियर हार्म और डोजन्स ऑफ पेशेंट्स डेथ निकल के आई हैं दुनिया भर के अलग अलग कॉन्टिनेंट से। जैसे कि कल की न्यूज में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया श्रीलंका में इंडियन मेड एनेस्थेटिक ड्रग्स को इस्तेमाल करके 2 पेशेंट्स की मृत्यु होती है। ओके, अब खास बात दोस्तों ये कि एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं इंडिया के अंदर, इनको कंज्यूम करके मृत्यु हो, ये न्यूज पहले निकल के नहीं आई है। मतलब एनेस्थीसिया पहले जो डेथ्स निकल के आई थी गांबिया वगैरह से, अफ्रीका से, वो एक्चुअली में कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स थी, एनेस्थीसिया वाली डेथ्स नहीं थी। अब एनेस्थीसिक डेथ से यहाँ पे मौत हुई है। उसके साथ साथ देखो तो श्रीलंका के अंदर 30 पेशेंट्स को आई इन्फेक्शन हुआ और 10 पेशेंट्स में ब्लाइंडनेस हुई ड्यू टू ड्रग्स एंड आई ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये अपने आप में आप कह लो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ब्लाइंडनेस और ये जो आई इन्फेक्शन वाली रिपोर्ट है, ये यूएस से भी निकल के आई थी कुछ महीने पहले। यूएस में जो एटलांटा बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने ये पता किया कि जो आई ड्रॉप्स हैं इंडियन मेड, उसमें एक हाईली रेजिस्टेंस ड्रग बैक्टीरिया पाया गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। फिर अगर आप देखो तो गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से। ये भी इंडियन मेड ड्रग से लिंक्ड था। बेसिकली जो इंडियन मेड ड्रग्स थी उसमें 2 केमिकल्स पाए गए इन कफ सिरप में, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। एक्चुअली में यूज करना था प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन यूज किया गया डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखी है, इथाइलिन ग्लाइकोल। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है, यूट्यूब पे सर्च मारिए। तो इसके चलते गांबिया में डेथ्स हुई। उससे पहले अगर आप देखो तो कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स 18 बच्चों की भी हो चुकी है उज्बेकिस्तान में दिसंबर 2022 में। तो बेसिकली इंडियन मेड ड्रग्स की वजह से फॉरेन में मृत्यु हो रही है, ऐसे यहाँ पे इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का ड्रग रेगुलेटर क्या कर रहा है, उस पर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। फिर भाई, कुछ दिन पहले ही अगर आप देखो तो इंडियन मेड जो कफ सिरप है, इसी साल अप्रैल में, इन अप्रैल एंड दिस ईयर 2023 की बात हो रही है, कुछ ड्रग्स मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में भी पाए गए, जिनको WHO ने फ्लैग किया कि ये कंटेमिनेटेड है। फॉर्चुनेटली उनकी वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई। डाइएथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन की वजह से 5 इंसिडेंट्स इंडिया के अंदर भी देखे गए 1972 से लेकर 2020 के बीच में। कहाँ पे? चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम और जम्मू में। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेड फ्लैग उठना चाहिए। WHO ने भारतीय अथॉरिटीज के साथ एक रेड फ्लैग उठाया। भारतीय अथॉरिटीज ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और ये ऑथर ये बोल रहा है कि भारतीय अथॉरिटीज इन कंपनीज को क्लीन चिट दे चुकी है, ठीक है ना। जो ड्रग्स गांबिया को सप्लाई की गई थी, उन ड्रग्स को क्लीन चिट दिया है हमारी भारतीय अथॉरिटीज ने। भारतीय अथॉरिटीज का ये बोलना है कि हो सकता है इन ड्रग्स की क्रेडिबिलिटी गांबिया जाने के बाद गड़बड़ा गई। देखिए, गांबिया एक गरीब देश है, ठीक है ना। प्रॉपरली आप कह लो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब गांबिया में प्रॉपर सप्लाई चेन है नहीं, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और दवाइयां काफी अनस्टेबल होती हैं दोस्तों। दवाइयां आखिरकार बनी तो केमिकल से है ना, और ये केमिकल्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हीट और ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव कर सकते हैं। एक लिमिट से ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी को आप दवाई एक्सपोज करोगे तो वो दवाइयां खराब हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि गांबिया में इन पर्टिकुलर दवाई का प्रॉपर तरीके से स्टोरेज ना हुआ हो, जिसके चलते इन दवाइयों की केमिकल स्टेबिलिटी बिगड़ गई हो और ओवरऑल ये दवाइयां यूजेबल ना बची हो। वी नेवर नो द रीजन।
लेकिन यहाँ पे कंपनियां जिन्होंने गांबिया वाले कफ सिरप बनाया था उनको ड्रग कंट्रोलर इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल नहीं माना, जबकि स्विट्जरलैंड और घाना ने कंफर्म किया है कि इस कफ सैंपल सिरप के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे। ओके, तो अब ओवरऑल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात को लेके अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है। इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने फेल किया है टू इंस्टीट्यूट मेजर्स टू मेक श्योर ड्रग्स प्रोड्यूस इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक यूज आर सेफ। इंडिया अगर दुनिया की फार्मेसी बन के रहना चाहता है तो इंडिया के वॉच डॉग को ड्रग सेफ्टी में अकाउंटेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, ना कि इस प्रकार की कंपनीज को आप क्लीन चिट दीजिए। तो ये यहाँ पे ऑथर का व्यू पॉइंट है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। Grassroots peace, free and fair election to local bodies are not possible without peace। भैया वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने पहले भी अपने आर्टिकल्स में आपको बताया, जब भी इलेक्शन आते हैं मतलब लड़ाई होगी, वायलेंस होगा, किसी न किसी की जान जाएगी। इलेक्शन और जान ना जाए ये कॉम्बिनेशन तो बैठता ही नहीं बंगाल के अंदर, और ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन शेड्यूल है 8 जुलाई को, और उससे पहले ही यहाँ पे वायलेंस शुरू हो चुका है। 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का एक बंदा है, अपोजिशन पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोग हैं। मतलब कैसे इलेक्शंस होते हैं बंगाल के अंदर, लोगों की जानें जा रही हैं भाई, मजाक चल रहा है क्या? ठीक है ना। 8 जून को ये पोस्ट नोटिफाई हुए हैं, उसके बाद से 8 जून को नोटिफाई हुए हैं, 8 जुलाई को होने हैं, और उसके बीच में 7 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, मतलब जान ही जा चुकी है। इस हद तक वायलेंस होता है बंगाल के इलेक्शन में, जान की कोई वैल्यू नहीं है इलेक्शन जब आ जाते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है बंगाल का और जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। 15 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करो बंगाल के अंदर। देखिए, इससे पहले भी जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, बहुत वायलेंस हुआ था। बंगाल के अंदर इलेक्शन के समय पे वायलेंस बहुत कॉमन है। तो इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिल्कुल एहतियात बरती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया कि भाई ये बवाल नहीं चल पाएगा कि तुम इलेक्शंस में लोगों की जान ले रहे हो। लेकिन अब जब आर्म फोर्सेस डिप्लॉय हो गई तो वेस्ट बंगाल की सरकार को मिर्ची लग रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि वेस्ट बंगाल की सरकार के अंदर काम करता है, इसको मिर्ची लग रही है। ये बात सच है कि वेस्ट बंगाल की राज्य की सरकार की जो पुलिस है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि भाई एक दिन में ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं इनको रेगुलेट किया जा सके। तो बेटर रहेगा कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को आप डिप्लॉय कर दो। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला कि जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय होंगी उनका खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, राज्य की सरकार नहीं उठाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे राज्य की सरकार को इस पर्टिकुलर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से? देखिए, लगभग 73,897 73,897 सीट्स पे यहां पे इलेक्शन होने हैं 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर में। अब जब 2013 में इलेक्शन हुए थे तो खुद वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करो, तो इस बार वो क्यों मना कर रहे हैं? तो भैया बात यह है कि यहां पे पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग चल रही है, और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वेस्ट बंगाल की, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घपलेबाजी करते हैं, और इसीलिए चूंकि इनकी घपलेबाजी इफेक्ट हो सकती है सेंट्रल आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट से, इसलिए सेंट्रल आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को ये अपोज कर रहे हैं। 2018 के लोकल बॉडी पोल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं था, डिप्लॉयमेंट नहीं था सेंट्रल आर्म फोर्सेस का, और उसके चलते हुआ ये कि भैया 1/3 जो सीटें थी लोकल बॉडी पोस्ट की, 1/3 से ज्यादा सीटों में केवल तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा, बिना किसी लड़ाई के जीत गया। जी हां, जब लोकल बॉडी इलेक्शन 2018 में हुए तो जितनी टोटल सीट्स थी उसकी 1/3 से ज्यादा सीटों में केवल तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था, कोई और कैंडिडेट था ही नहीं लड़ने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना दोस्तों। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे कांग्रेस या फिर कह लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कह लीजिए बीजेपी की प्रेजेंस ना हो। अच्छी खासी प्रेजेंस है अपोजिशन पार्टीज की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकल बॉडी पोल्स के कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल तृणमूल पार्टी कांग्रेस का ही मतलब कैंडिडेट खड़ा है और कोई कैंडिडेट ही नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन के किसी बंदे को यहाँ पे बाहुबली के दम पे खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा, उनको हटा दिया जा रहा जबरदस्ती। ठीक है, अभी जब से ओवरऑल यहां पे नॉमिनेशन शुरू हुए हैं 8 जून के बाद से, तब से 341 ब्लॉक्स हैं स्टेट्स के जहां पे लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, उसमें से 50 ब्लॉक में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अपना नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पाई है। मतलब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो पाए, वो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पा रहे। इतने बुरे हाल हैं। मतलब यहां पे तृणमूल पार्टी कांग्रेस एक गलत रोल प्ले कर रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन शायद उनकी मदद कर रहे हैं, और बहुत से ब्लॉक्स में, बहुत से सीट में केवल तृणमूल कांग्रेस का ही कैंडिडेट खड़ा है, कोई और कैंडिडेट ही खड़ा नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है।
यहाँ पे जो गवर्नर है CV आनंद बोस साहब, ये वॉयलेंस अफेक्टेड इलाकों में जा रहे हैं, भंगार में, कानिंग में। ओके, इन्होंने कंट्रोल रूम भी खोल रखा है जहां पे जो सिटीजन्स हैं वो ग्रीवेंस रिलेटेड टू पोस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको पीस रूम कहा जाता है। राज्य की सरकार या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर किसी भी और प्लेयर के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करनी है तो आप यहाँ फोन के कंप्लेन कर सकते हो। गवर्नर ने डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। राज्य की सरकार के अगेंस्ट उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट यहाँ पे फोकस है प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना। लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एक बार सेंट्रल आर्म फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पे ओवरऑल हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं बिना किसी डर के। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट, अ राइजिंग इंडिया इन्वॉल्व्स डांस स्टेप विद द यूएस। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करने वाला नहीं हूं। रीजन मीन श्रीवस्ता कृष्णा साहब ने आर्टिकल को लिखा है, एक IAS ऑफिसर, और इनके आर्टिकल में बहुत प्रो बीजेपी स्टैंस दिख रहा है। बीजेपी की सरकार यहाँ पे जो कुछ भी कर रही है रूलिंग पार्टी केंद्र की, उसके बहुत प्रो बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। वो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, इंडिया और अमेरिका हैं बेस्ट फ्रेंड्स एवर, और इंडिया अमेरिका को आज एक दूसरे की जरूरत है क्योंकि दोनों के बहुत हद तक म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अब इंडिया की GDP की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो आजादी के बाद 1947 के बाद इंडिया को 63 साल लग गए $1 ट्रिलियन GDP पहुंचने में। $1 ट्रिलियन GDP पहुंचने के बाद इंडिया को 7 साल लगे $2 ट्रिलियन GDP पहुंचने में, और $2 ट्रिलियन GDP पहुंचने के बाद इंडिया को 3 साल और लगे $3 ट्रिलियन GDP पहुंचने में। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के द्वारा कि 2047 तक इंडिया $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और मतलब अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल के अंदर इंडिया $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ना, जो मैंने आपको ये इकोनॉमी वाले स्टैट्स बताए, ये डेफिनेटली अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 के अंदर आपको इकोनॉमी में काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। 1700 में इंडिया ग्लोबल GDP का 35% अकाउंट करता था। सोचिए 1700 में इंडिया ग्लोबल GDP का 35% था। इंडिया इतना इंडस्ट्रियलाइज था, उस समय के इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। उस समय पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। जो नॉर्मल हमारी टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिजीनियस, उसके दम पे हम दुनिया में बहुत आगे थे। स्पाइस मार्केट इंडिया का बहुत जबरदस्त था। लेकिन 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस आते आते दुनिया की GDP का केवल 1% रह गया इंडिया में। इतना बर्बाद हो गए हम। आज की डेट में दुनिया का GDP का 4 से 5% है इंडिया के अंदर। हम धीरे धीरे करके बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन 1700 के लेवल के कहीं पे भी आसपास नहीं है। फिर वर्किंग पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक है भैया। 2030 तक इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन होगी 1 बिलियन की, मतलब 100 करोड़ की। एंटायर G8 नेशंस की पॉपुलेशन 100 करोड़ नहीं है, और 2030 तक इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 100 करोड़ होगी। और आज की डेट में इंडिया में जो इंटरनेट कवरेज है वो 100 करोड़ लोगों के पास है। आज से 8 साल पहले इंडिया का जो पर कैपिटा मोबाइल डाटा कंजम्पशन था वो दुनिया में सबसे कम था, 122वें नंबर पे खड़ा था इंडिया। बट आज की डेट में इंडिया का पर कैपिटा मोबाइल डाटा कंजम्पशन नंबर 1 पे है। यूएस और चाइना से मिला के भी ज्यादा है, जिसके चलते ओवरऑल इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया में पहुंच रहा है, और डेफिनेटली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोड करने में काम आएंगे। उसके बाद का आर्टिकल चाहो तो आप पढ़ लो, लेकिन ये बेसिकली सरकार की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बेसिस पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। सरकार जो कर रही है उसको अच्छा अच्छा बता रहा है, इसलिए मैं उसको इंटेंशनली स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ऐसे फैक्ट्स नोट्स में नहीं लिखवाना चाहता जो कि सीधे सीधे प्रो गवर्नमेंट लगे। इससे आपका एक पॉलिटिकल बाइस दिखेगा और आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो आपका आंसर कॉपी कौन चेक कर रहा है, बीजेपी का सपोर्टर या अगेंस्ट वाला, समझ गए भाई, या फिर न्यूट्रल कैंडिडेट भी नेवर नो। चलिए भैया, रिफ्यूजीज आर एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज। भैया देखिए, ऑस्कर मुंदिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, ये चीफ ऑफ मिशन है UNHCR इंडिया के और मालदीव्स के। क्या बोल रहे हैं ये देखिए, हर साल कमेमोरेट किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का 20 जून को, और हम ऑनर करते हैं द करेज एंड रेजिलियंस ऑफ 103 मिलियन इंडिविजुअल्स हु हैव बीन एंड्योर्ड फेस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनरेस्ट वर्ल्डवाइड। तो दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अनरेस्ट चल रहे हैं, उसके चलते बहुत सारे लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो रखे हैं, जिनको आप बोलते हो रिफ्यूजीज। ठीक है ना। और ये रिफ्यूजीज अपना देश, जैसे फॉर एग्जांपल सीरिया में सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग छोड़ के यूरोप गए, जर्मनी में सेटल हो गए। अफगानिस्तान में बवाल हुआ, तालिबान जीता, तो बहुत सारे लोग दुनिया भर में आ गए, बहुत सारे लोग इंडिया में आके सेटल हो गए। तो अब इन रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं।
अब भाई साहब यहां पे ऑस्कर मुंडिया साहब ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया के हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ग्लोबल सिटीजन कि वो इंगेजमेंट दिखाए और एम्पैथी दिखाए एक रिफ्यूजी के प्रति, तभी कम्युनिटीज के बीच में सॉलिडेरिटी आएगी। हमें वेलकम करना चाहिए रिफ्यूजीज को और डिस्प्लेस्ड पर्संस को अपनी कम्युनिटीज में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अब दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन में, म्यांमार में, सूडान में, ठीक है ना, अफगानिस्तान में परेशानियां हैं, सोमालिया में परेशानियां हैं। तो इन देशों से बहुत सारे लोग निकल के दूसरे देशों में जाके सेटल हो रहे हैं, ये बात आपको पता है। और ओवरऑल देखा जाए तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया भी इस डिस्प्लेसमेंट के चैलेंज से बचे नहीं है। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर 2.5 लाख फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्संस रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे वुमेन और चिल्ड्रन हैं, ठीक है। इंडिया ग्रेशियसली होस्ट करता है, असिस्ट करता है रिफ्यूजीज को, असाइलम सीकर्स को, उनको टेरिटरी प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेडफास्ट सपोर्ट दे रही है इन होस्टिंग, मतलब इन रिफ्यूजीज को होस्ट करने में ओवरऑल। इस प्रकार से हमने रिफ्यूजीज को वेलकम किया है कि इंडिया को अपलॉड करना चाहिए, इंडिया को एम्युलेट करना चाहिए, मतलब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्कर मुंडिया साहब, जो कि बहुत अच्छी बात है। अक्सर इंडिया को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया बहुत सारे रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे एक यंग अफगान रिफ्यूजीज की बात की जा रही है, अहमद नाम एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि नाम यहाँ पे बदल दिए जाते हैं। अब बेसिकली अहमद एक अफगान है, वो इंडिया के अंदर आके सेटल हुआ चूंकि उसकी होम कंट्री में उसको परसिक्यूशन था। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई की और आज की डेट में जो भी रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनकी एजुकेशन में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनी रिफ्यूजी कम्युनिटी की मदद करने की कोशिश कर रहा है, उनको स्किल करने की कोशिश कर रहा है और इस स्किलिंग का फायदा है क्योंकि जब ये रिफ्यूजी कम्युनिटी स्किल्ड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। तो बेसिकली जो रिफ्यूजीज यूथ हैं सिर्फ टैलेंट की बात नहीं, मैटर ऑफ प्रोस्पेक्ट की बात है। आपको इनको हैंड आउट नहीं देना, आपको इनको अपॉर्चुनिटी देनी, उस अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे सेल्फ रिलायंट होकर ये खुद ऊपर उठेंगे और अपने टैलेंट और पैशन के दम पे जिस कंट्री में ये रह रहे हैं उस कंट्री की ही डेवलपमेंट करेंगे। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पे रेजिलियंस और टैलेंट के दम पे रिफ्यूजी यूथ ऊपर उठे हैं और जिस पर्टिकुलर कंट्री में सेटल्ड है उसकी डेवलपमेंट में रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तस्नीमा नाम की लड़की की यहां पे बात की जा रही है, एक डिस्प्लेस्ड रोहिंग्या वुमेन है जो कि इंडिया में रह रही है। इसने रिसेंटली क्या किया है, अपने आप को एजुकेट किया और ये रोल मॉडल बन के उभरी है बाकी लड़कियों के लिए अपनी कम्युनिटी की। तो बाकी जो माइग्रेंट गर्ल्स हैं रोहिंग्या कम्युनिटी की जो इंडिया के अंदर सेटल्ड है उनके लिए तस्लीमा एक एग्जाम्पल है कि हाँ भाई इनके जैसा बनना है। फिर एक अफगान रिफ्यूजी है आयशा, इसने अपना कैरियर परस्यू किया एज एन आर्टिस्ट डिजाइनर। रिसेंटली एक लाइन ऑफ स्विमवेयर के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया आयशा ने और वो कॉस्ट्यूम आज की डेट में बन के मार्केट में बिक भी रहा है। तो मतलब एक हाईली स्किल्ड काम है ये। तो बेसिकली इस प्रकार के हाईली स्किल्ड काम करके जो रिफ्यूजीज हैं और असाइलम सीकर्स हैं जिस भी कंट्री में वो सेटल हो रहे हैं उसके डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, हेल्थ केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अगेंस्ट जो भी बैरियर्स हैं उनको डिसमेंटल करना चाहिए, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। और हमें इससे एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का मौका मिलेगा जहां पे रिफ्यूजी यूथ के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को अचीव कर पाएंगे वगैरह वगैरह। इसके लिए अगर आप देखो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज की बात की जा रही है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज एक्नॉलेज करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस एंड कॉल्स फॉर सॉलिडेरिटी थ्रू होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ रिफ्यूजी बताता है कि दुनिया भर में भाई रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जब तक सारी कंट्रीज और सोसाइटीज मिलके इन रिफ्यूजीज को इनवाइट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगी अपने सोशल मिलियो में, तब तक इन रिफ्यूजीज के लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस रिफ्यूजी की प्रॉब्लम से। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि भले ही ऑस्कर मुंडिया साहब यहाँ पे दुनिया भर के लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना दिल बड़ा रखिए, आप रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करिए, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी कंट्रीज रिफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करती। अब आप इंडिया की बात ले लो, अगर इंडिया के दरवाजे सारे अफगान रिफ्यूजीज के लिए खोल दिए जाएं, सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए खोल दिए जाएं, पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले सारे हिंदू और मुस्लिम्स के लिए खोल दिए जाएं, इंडिया की आबादी ऑलरेडी 140 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत हम फिर भी सही मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बिल्कुल गर्त में है, अफगानिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो रखा है, म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। तो यहाँ के रिफ्यूजीज को बिना किसी रोक के अगर आप इंडिया के अंदर घुसने दोगे तो इंडिया में जो इंडिजीनियस हमारे लोग हैं उनके रिसोर्सेस ही पूरे नहीं हो पा रहे, तो हम नए लोगों के रिसोर्सेस कैसे पूरे करेंगे? इंडिया ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है।
तो हम शांत हैं, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब और रिफ्यूजीज आने दो और आने दो। इंडिया हैंडल कैसे करेगा इतने रिफ्यूजीज को? यही बात पूरी दुनिया में लागू होती है। तो भले ही रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशंस बार बार लोगों को बोले कि हाँ भाई आप और लोगों को लीजिए, उनको आने दीजिए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। एक देश के लोग एक लिमिट से ज्यादा बाहर के लोगों को नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि उससे फाइनेंशियल बर्डन आता है और जो डेमोग्राफी के मतलब आप कह लो स्टैटिस्टिक्स है वो भी बिगड़ जाते हैं। फिर भैया समिट विद सब्सटेंस, भैया वर्ल्ड लीडर और फाइनेंशियल मोगल्स ये पहुंच रहे हैं पेरिस में समिट होने वाला है फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। इस नए ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के अंदर सस्टेनेबल फाइनेंस के रिस्पेक्ट में ओवरऑल कंक्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल समिट को एज अ समिट विद सब्सटेंस बनाने की कोशिश है। यहां पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब, उनका एजेंडा ये है टू इंक्रीज द फाइनेंशियल सोलिडारिटी विद द ग्लोबल साउथ। इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट है G20 का इस साल। इंडिया इज को चेयरिंग द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द समिट विद फ्रांस एंड कैन बी काउंटेड ऑन टू दैट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब भाई बात यह है कि फ्रांस इस पर्टिकुलर जो समिट है न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के रिस्पेक्ट में समिट है, इसको लीड कर रहा है और इसकी स्टीयरिंग कमिटी में को चेयर है इंडिया। तो इंडिया फ्रांस मिलके, और इंडिया के पास इस समय पे G20 की लीडरशिप भी है, इस न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। अब ये न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट क्यों ज्यादा जरूरी है भैया? हर दिन, एवरी डे, विद एवरी पासिंग डे, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इनएक्शन ये हम पे भारी पड़ रहा है, और ये सबसे ज्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज पे भारी पड़ रहा है, जिनको क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी आगे आने वाले समय में। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है वन प्लेनेट लैब के द्वारा, इसके व्हाइट पेपर पब्लिश हुए हैं समिट के लिए। इसमें यह बताया गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे टारगेट्स को पूरा करना हो, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के टारगेट्स को पूरा करना हो, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना हो, तो अमूमन जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो होगी $4 ट्रिलियन सालाना। तो मतलब ये तीन चीजों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, COP 21, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी COP 15, इन सबके टारगेट्स को आप पूरा करते हो, हर साल $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें से $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट पेरिस एग्रीमेंट के लिए चाहिए और $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है $4 ट्रिलियन तो दूर की बात है, हार्डली $204 बिलियन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाता है पूरी दुनिया में, जिसमें से केवल 25% असिस्टेंस पहुंचता है ग्लोबल साउथ में, मतलब साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। तो साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और इनके पास ओवरऑल जो $204 बिलियन का डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसका केवल 25% पहुंचता है, जबकि टारगेट ये है कि $4 ट्रिलियन का असिस्टेंस जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल फंडिंग अनप्रेडिक्टेबल है, पोरली स्ट्रक्चर्ड है, लिक्विडिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और आगे आने वाले समय में ये बढ़ेंगे, इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। उसके साथ साथ ये जो $204 ट्रिलियन के फंड आ रहे हैं, जो ग्लोबल फंड्स आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारी कंडीशंस के साथ आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनकंडीशनल है। तो जो भी 204 ट्रिलियन मतलब बिलियन डॉलर्स का सालाना असिस्टेंस दिया जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत साउथ वर्ल्ड में पहुंच रहा है, साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, वो भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पहुंच रहा है। जो रेसिपिएंट कंडीशंस हैं उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो डोमेस्टिक टैक्स स्ट्रक्चर हैं वो भी थोड़ा बहुत हिले हुए हैं। डोमेस्टिक टैक्स स्ट्रक्चर्स में जो बड़े बड़े कैपिटल एलिमेंट्स हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अपने डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस को लिमिटेड पब्लिक फंड से पूरा करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे मोबिलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जल्दी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में बिना प्रॉफिट मोटिव के इन्वेस्ट करते नहीं हैं। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में क्या कुछ बड़ा सॉलिड किया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, ये जो फाइनेंस समिट यहाँ पे फ्रांस में पेरिस में शेड्यूल हुई है, ये मिडिल ऑफ अ कंसिक्वेंशियल ईयर में शेड्यूल हुई है। देखिए, इस समय पे अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही है, यूएन का SDG समिट चल रहा है, यूएन सेक्रेटरी का क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ, COP 28 हुआ। ओके, तो इन सब चीजों के बीच में ये आपकी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग का नाम है न्यू फाइनेंसिंग पैक्ट, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया भर की कंट्रीज को, स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज को पता है कि एक्चुअली में फाइनेंस की जरूरत है। अब वो फाइनेंस में अपना रोल प्ले करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है। तो ये समिट अगर सक्सेसफुल हो गया, इट कैन सर्व एज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। लेकिन भैया, ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होगा ना जब डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देने को तैयार होंगी। लेट्स सी, अब डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देने से पहले अगर शर्तें लगाएंगी तो डेवलपिंग कंट्रीज शर्तें मारेंगी नहीं। इंडिया जैसी कंट्रीज तो ये बोलेंगी, चाइना जैसी, भैया कि
तुमने तो पास्ट में इतना सारा एमिशन कर दिया, आज हमारे ऊपर तुम शर्तें लगा रहे हो। तो यहां पे करना चाहिए, क्या चाहिए, देखिए 3 एलिमेंट्स है इस ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में करने के लिए। पैक्ट, प्लेटफॉर्म, पाथवे। पहले एक पैक्ट बनाइए ग्लोबल फ्लो ऑफ फाइनेंस के लिए, जिसमें 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक लेवल पे जो हाई डेप्ट लिमिट, मतलब अब देखिए डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत सारा पैसा उधार उठा रखा है, उस पैसा उधार के चलते उनका फिजिकल स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। तो इस पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस में थोड़ा लेवरेज देने की जरूरत है। जो डोमेस्टिक डेप्ट लेवल है डेवलपिंग कंट्रीज, उसको सस्टेनेबली सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इलीगल क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट को रोकने की जरूरत है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करने की जरूरत है। इनएफेक्चुअल फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को कर्ब करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंस है, इट इज नीडेड फॉर द अडॉप्टेशन एज वेल एज लॉस एंड डैमेज स्टेमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में जो लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे पैसा आपको देना है। तो भैया जो इंटरनेशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट शुड रेस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल सॉलिडारिटी रेदर देन एम्प्टी प्लेजेस। तो बद्दा एम्प्टी प्लेजेस लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबवर्ट करने के लिए कुछ भी बोल के आप साइड से निकल गए, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक्चुअली में कुछ बहुत होलिस्टिक ग्राउंड लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है। फिर ये जो नए रिसोर्सेज हैं, ये मोबिलाइज किए जा सकते हैं ग्लोबल फ्लोज के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा दो। देखिए जितना भी बैरल ऑफ ऑयल दुनिया भर में बेचा जा रहा है, हर बैरल ऑफ ऑयल के ऊपर अगर आप $1 का भी टैक्स लगा देते हो तो सालाना $20 बिलियन की कमाई हो सकती है। और इस $20 बिलियन को आप क्लाइमेट टारगेट्स के लिए या फिर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि बस ऑयल $1 महंगा बिका और उससे हुआ यह कि काफी सारा पैसा यहां पे इकट्ठा हो गया क्लाइमेट सस्टेनेबल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना। तो इससे टैक्स पेयर को भी नहीं खलेगा, क्योंकि क्या होता है रिच कंट्रीज में जो टैक्स पेयर हैं वो ये बोलते हैं कि भैया तुम सारा खर्चा हमसे वसूलना चाहते हो, ठीक है ना, क्लाइमेट का हर्जाना भी तुम हमसे वसूलना चाहते हो। तो बेटर ये रहेगा कि जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक छोटा सा टैक्स लगा दिया जाए और उस टैक्स को सीधे सीधे क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाइए टू डी रिस्क फाइनेंस एंड मोबिलाइज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको बहुत प्रकार के ब्लेंडेड फाइनेंस की जरूरत है। रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, क्लीन टेक फॉर लाइवलीहुड्स के लिए फाइनेंस की जरूरत है, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवेल करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, को डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए फाइनेंस की जरूरत है। तो अगर एक ग्लोबल क्लीन इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म यहां पे बनाया जाता है तो इससे क्या है, अलग अलग ज्योग्राफी से पैसा मंगा के ओवरऑल इस पैसे को पूल करके जो भी क्लीन मैकेनिज्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके अगेंस्ट एक प्रकार की रिस्क हेजिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो भैया ग्लोबल क्लीन इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म बनाया जाता है तो इसके अंदर जो पैसा मोबिलाइज होगा वो पैसा ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज जो फाइनेंशियल रिस्क के अगेंस्ट हेज करना चाहती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उनको एक प्रकार का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई आप क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपको लॉस होता है तो आपके लॉस को यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। और फाइनली एक पॉलिटिकल पाथवे बनना चाहिए जो कि टाइम बाउंड डिलीवरेबल्स को क्रिएट करेगा ऑन क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम वन समिट टू अनदर। सब कुछ एक फाइनेंस समिट में नहीं हो सकता, तो आगे आने वाले समय में और फाइनेंस समिट होंगी। लेकिन देखिए एक्सपीरियंस खराब है, फाइनेंस समिट्स होती रहती हैं, अलग अलग कंट्रीज अपना एजेंडा वहां पे बोल के चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ सस्टेनेबल होता नहीं है। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फिर भाई एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे खत्म होती है, अब हम जाते हैं करंट एनालिसिस पे। करंट एनालिसिस में फोनॉन्स ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम 2। देखिए यहाँ पे मैं बहुत बेसिक पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल काफी टेक्निकल है तो इतना टेक्निकल आर्टिकल जल्दी आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं बिल्कुल बेस आपको बता रहा हूँ जितना आपके लिए काम का है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल पढ़ते हैं। तो भैया क्वांटम कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग के फील्ड में दो इमर्जिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब रिसेंटली IBM नाम की कंपनी ने पेपर पब्लिश किया और उसमें यह बताया कि क्वांटम कंप्यूटर आज की डेट में बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कन्वेंशनल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर यह कैपेबिलिटी है कि वो सुपर कंप्यूटर्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में जो प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार इस बात को क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये प्रोसीजर्स फुल प्रूफ है, क्या ये प्रोसीजर्स मेरिटोरियस रिजल्ट्स देंगे। समझ गया बात को, मतलब क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्यूबिट्स बेसिक यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये क्यूबिट्स इतने ज्यादा ट्रिकी तरीके से काम करते हैं कि कभी कभी जब ये आउटपुट देंगे उस आउटपुट को क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाँ भाई ये आउटपुट मेरिट वाला है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कुछ फ्रॉड घोटाला तो नहीं हुआ है। समझिए क्यूबिट क्या होता है।
क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पे काम करते हैं। क्यूबिट एक इंफॉर्मेशनल यूनिट है। क्यूबिट होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, एक क्वांटम सिस्टम हो सकता है जिसको इंजीनियर किया गया ताकि एक पार्टिकल की तरह एक्ट करे, और पार्टिकल फंकिंग थिंग्स करते हैं। जो चीज सेमीकंडक्टर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स में नहीं कर पाते, वो चीज यहां पे ये पार्टिकल्स कर सकते हैं, ये क्यूबिट्स कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, क्लासिकल कंप्यूटर्स में जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, लेकिन ओवरऑल ये जो क्यूबिट्स हैं ये दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स। क्यूबिट्स का खास बात बता दूं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्यूबिट एक ऑन वैल्यू और एक ऑफ वैल्यू दोनों ले सकता है। तो क्या होते हैं कि ये जो क्यूबिट्स होते हैं, इन क्यूबिट्स के अंदर इनकी प्रॉपर्टी, पार्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप किसी इंफॉर्मेशन को कोड कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन में इंफॉर्मेशन को कोड कर सकते हो, और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इस क्यूबिट्स की पिक्यूलियर एबिलिटीज को इस्तेमाल करके आप इंटेंडेड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। और यहां पे क्यूबिट्स केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप फोटॉन्स को भी क्यूबिट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। एक टेक्नोलॉजी लाई गई है लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके अंदर फोटॉन्स जो कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट्स हैं, इनको क्यूबिट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉन को क्यूबिट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, आप फोटॉन्स को क्यूबिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और फोटॉन्स को क्यूबिट की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे ऑप्टिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे मिरर का इस्तेमाल होता है, लेंसेज का इस्तेमाल होता है, स्प्लिटर्स का इस्तेमाल होता है, वेव प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। अब इस्तेमाल होता कैसे है, तो ये मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए, यहां पे इस्तेमाल किया जाता है एक बीम स्प्लिटर का, ठीक है ना। एक बीम स्प्लिटर, इसको ऑप्टिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। इस बीम स्प्लिटर के ऊपर हाईली गाइडेड टॉर्च लाइट फेंकी जाती है इन फोटॉन्स की। ये फोटॉन्स दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, इन फोटॉन्स का फिर इंटरफेरेंस किया जाता है और इस इंटरफेरेंस से एक पैटर्न बनता है। ये हाईली टेक्निकल फिजिक्स है, इस फिजिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बस मैं ये बता रहा हूं कि एक बीम स्प्लिटर के थ्रू फोटॉन्स का इंटरफेरेंस करा के फोटॉन्स को क्यूबिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब फोटॉन्स क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट है। अब एक चीज होती है फोनॉन्स, PHONONS। ये जो फोनॉन्स है ये है पार्टिकल्स या पैकेट्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी के समय पे रिसर्च चल रही है कि ये जो फोनॉन्स है, पैकेट्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, इनको भी आप क्यूबिट की तरह इस्तेमाल करो। तो जो बीम स्प्लिटर के थ्रू फोटॉन्स को तोड़ा जा रहा है और उसका इंटरफेरेंस कराया जा रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको फोनॉन में भी करनी पड़ेगी अगर आपको फोनॉन को इस्तेमाल करना है क्यूबिट की तरह। तो फोनॉन को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे फोटॉन में एक बीम स्प्लिटर इस्तेमाल किया जा रहा था, वैसे ही फोनॉन के केस में एक अकाउस्टिक बीम स्प्लिटर तैयार किया। एक टाइनी डिवाइस, एक कॉम जैसा होता है, 16 मेटल बार्स लगे हैं और इन मेटल बार्स के दोनों तरफ, ठीक है ना, एक चैनल लगा हुआ है लिथियम नियोबेट का। ओके, दोनों तरफ एक सुपर कंप्यूटिंग क्यूबिट लगा रखी, सर्किट कंपोनेंट्स बना रखे हैं। इसके ऊपर एक ओवरऑल बीम छोड़ी जाती है फोनॉन्स की। ये फोनॉन्स दो भागों में बढ़ जाते हैं, इनका इंटरफेरेंस कराया जाता है और उसके बेसिस पे एज अ क्यूबिट इन फोनॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो कल की डेट में आपसे पूछा जाए कि भैया क्यूबिट्स की तरह आप किसको किसको इस्तेमाल कर सकते हो क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो आप इलेक्ट्रॉन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप फोटॉन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप फोनॉन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात याद रखना। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में एज अ क्यूबिट फोनॉन को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके ऊपर अभी थीसिस चल रही है, ठीक है ना। अभी बहुत समय लगने वाला है जब एक फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर आप बना लो जिसमें फोनॉन्स एज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो। बट डेफिनेटली देयर इज अ बिग पोटेंशियल जिसमें यह बोला जा रहा है कि फोनॉन्स को एज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगली न्यूज, छोटी सी न्यूज है। INS किरपान गिफ्ट किया है इंडिया ने वियतनाम को। वियतनाम के साथ बहुत सारे डिफेंस पैक्ट्स इंडिया साइन कर रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भी $625 मिलियन पे वियतनाम को बेची जा रही है और इंडिया ने अपना इंडिजीनस इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है, वियतनाम की नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। रिसेंटली अगर आप देखो तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बातचीत हुई वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जनरल फान वांगगैंग से। दिल्ली में ये बातचीत हुई है यहाँ पे। तो इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन पे प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है। तो हम लोगों ने INS किरपान, जो कि खोखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 1350 टन का, इसको नेवी में कमीशन किया गया था 12 जनवरी 1991 को, ये हैंड ओवर किया है यहाँ पे वियतनाम को।
ठीक है। इसकी जो स्पीड है 25 नॉट से ज़्यादा की है। इसके ऊपर एक मीडियम रेंज गन लगी हुई है, 30 mm की क्लोज रेंज गन्स लगी हुई है, शैप लॉन्चर्स हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी हुई हैं, उनके लॉन्चर्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अपने आप में एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये इंडिया वियतनाम की डिफेंस पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में, स्पेशली इफ लुकिंग एट चाइना। जून 2022 में ही इंडिया वियतनाम ने साइन किया था मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का रिस्पेक्ट में भी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल हम वियतनाम को बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने INS किरपान दिया है वियतनाम को। फिर अगर आप देखो तो दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स ने साइन की थी जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप 2030। हनोई ने 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स भी वियतनामीज बॉर्डर गार्ड के लिए 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि इंडिया ने 2014 में दी थी उसके अंदर खरीद रखे हैं। तो ये पॉइंट्स नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। कल की डेट में इंडिया वियतनाम रिलेशंस के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाता है तो कम से कम डिफेंस हेड के अंदर आप 4 पॉइंट्स तो लिख सकते हो, यही आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। ठीक है भाई। फिर भैया मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल बनाए जाने की बात की जा रही है। जो एन बीरेन सिंह की सरकार है उससे वायलेंस रुक नहीं रहा। लगातार पागलों की तरह यहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मीती ग्रुप्स और कुकी ग्रुप्स के बीच में शांति हो ही नहीं पा रही। इससे पहले इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट 1990s में हुआ था। 700 लोगों की जान गई थी उस समय पे और नॉर्मलसी लाने में कई साल लग गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। तो अब शायद एन बीरेन सिंह की सरकार को हटा के प्रेसिडेंट रूल को लगाए जाने की बात की जा रही है। क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पे जा चुके हैं, कोई इंटेंडेड आउटकम निकला नहीं है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे जाएं, लेकिन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि मोदी जी भी जाते हैं तो भी ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे शांत क्यों हैं। तो शायद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाए। लेकिन देखिए, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सेंट्रल फोर्सेस टेक ओवर कर लेंगे और AFSPA जैसे एक्ट रिटर्न कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसे एक्ट। अभी जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो मीती कम्युनिटी के फेवर में मानी जाती है। तो अगर केंद्र की सरकार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाती है तो हो सकता है मीती कम्युनिटी के लोग यहाँ पे केंद्र की सरकार से नाराज हो जाएं। मीती कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस वॉशिंगटन में बेस्ड हैं वो वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो हालात मणिपुर में बहुत ज़्यादा खराब है। मणिपुर में इंटरनेट अभी के लिए सस्पेंड हो चुका है, रिस्टोर इंटरनेट तक नहीं चल रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाई जाने की बात की जा रही है, शांति का कोई हिसाब ही नहीं। यहाँ पे लोगों को ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि उनके वायलेंस के चलते बड़ी मुश्किल से जो AFSPA हटा था वो AFSPA फिर से लग सकता है। फिर भाई एक छोटी सी न्यूज़, ये वन लाइनर टाइप पीसेस की न्यूज़ है। सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा जी को रॉ का अगला चीफ बनाया गया है। तो सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा जो कि अभी के लिए सेक्रेटरी हैं रिसर्च और एनालिसिस विंग के, ठीक है ना, उनको भैया आप कह लो हेड बना दिया गया। नेक्स्ट चीफ हैं ये रॉ के, मतलब ही इज द सेक्रेटरी, ही इज द हेड ऑफ रॉ। इससे पहले रॉ के हेड थे सामंत कुमार गोयल साहब, उनका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो गया। 1988 के IPS ऑफिसर हैं यहाँ पे रवि सिन्हा साहब। इनकी अपॉइंटमेंट को किसने कंफर्म किया है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। इसको हेड कौन करते हैं? तो इसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक, अभी के लिए एज अ स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे थे मिस्टर सिन्हा, अब ये रॉ के हेड बन चुके हैं। फिर अगली न्यूज, गांधी प्राइज दिया गया है गीता प्रेस को। यह भी एक प्रकार की वन लाइनर न्यूज है। तो गीता प्रेस को यहाँ पे गांधी प्राइज दिया गया है। गांधी प्रेस ने ये बोला है कि भैया हम 1 करोड़ का कैश प्राइज नहीं लेंगे, लेकिन वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आपने हमको गांधी प्राइज दिया। तो गांधी प्राइज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ये एक एनुअल अवार्ड है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1995 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ये अवार्ड ओपन है सारे नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड के लोगों के लिए। इसमें कैश प्राइज मिलता है, 1 करोड़ का साइटेशन मिलता है, प्लाक मिलता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिस्टिंग्विश, मतलब इस प्रकार का एक वर्क भी मिलता है। तो एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वर्क, 1 करोड़ का इनाम, साइटेशन, प्लैक आपको दिया जाएगा। अब तक बहुत से लोगों को ये गांधी अवार्ड दिया जा चुका है। कौन कौन सो को दिया गया? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया जैसे कि इसरो, रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्रा, सुलभ इंटरनेशनल, और कुछ इंडिविजुअल्स को भी दिया गया है जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, डॉक्टर जूलियस नेरे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं तंजानिया के, फिर डॉक्टर जेरार्ड फिशर जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के हैं। तो इस प्रकार के बहुत से लोगों को पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है। रिसेंट ईयर्स में 2019 में ओमाल के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था ये अवार्ड। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश को 2020 में ये गांधी पीस प्राइज दिया गया था। तो गांधी पीस प्राइज यहाँ पे न्यूज में है। अभी के लिए ये दिया किसको गया है? गीता प्रेस को। हालांकि इस बात को लेके काफी पॉलिटिक्स हो रही है, अपोजिशन बोल रहे हैं कि ये गीता प्रेस हिंदुस्तान आइडियोलॉजी को फैलाता है इसलिए इसको यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। पंजाब से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। पंजाब की सरकार ने डिसीजन लिया है कि भैया फ्री टू एयर टेलीकास्ट होगा गुरबानी का।
अब गुरबानी क्या है दोस्तों, ये है सैक्रेड हिम, सिख सैक्रेड हिम्स। ओके, तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग ओवरऑल आस्था टेलीविजन चला के सैक्रेड हिम्स सुनते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, उसी प्रकार से सिख धर्म के लोग भी टीवी चला के ओवरऑल सैक्रेड हिम्स सुनते हैं, और ये सैक्रेड हिम्स पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब के राज्य की सरकार ने, पंजाब के कैबिनेट ने यहाँ पे एसेंट दी है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को अमेंड किया जाएगा, उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 125 से, और इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू होगा ये कि फ्री टू एयर टेलीकास्ट किया जाएगा गुरबानी सैक्रेड हिम का। ये गुरबानी कहां से टेलीकास्ट होता है, गोल्डन टेंपल हरमिंदर साहब से टेलीकास्ट होता है, और ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया जाएगा और ओवरऑल फ्री टू एयर टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे यह है कि अब तक इस गुरबानी के टेलीकास्ट की पूरी ताकत है जी नेक्स्ट मीडिया के पास, जो कि एक पीटीसी चैनल है, और इस पीटीसी चैनल को ओन करता है, या फिर कह लो इसके राइट्स हैं एसजीपीसी के पास, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास। तो कुल मिला के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये पर्टिकुलर बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, और इन गुरुद्वारा से जो गुरबानी का आप कह लो ब्रॉडकास्ट होता है वो भी ओवरऑल करने का अधिकार केवल एक पीटीसी चैनल के पास है। और यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट है सुखबीर सिंह बादल साहब, ये ओनर है पीटीसी चैनल के। अब बात ये है कि इनका ये बोलना है कि भाई हम पीटीसी चैनल के थ्रू गुरबानी को टेलीकास्ट करके कोई बहुत पैसा नहीं कमा रहे हैं। समझ के बात को, गुरबानी को देखने के लिए सिख कम्युनिटी के किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पूरी दुनिया में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो यहां पे राज्य की सरकार, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह की क्यों इंटरफेयर कर रही है? ये सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाके गुरबानी के टेलीकास्ट के ऊपर क्यों कंट्रोल लेना चाहते हैं? आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब क्या बोल रहे हैं? उनका ये बोलना है कि भाई देखो, हम आपसे टेलीकास्ट का राइट नहीं छीन रहे। पीटीवी के पास अगर टेलीकास्ट करना है गुरबानी का तो वो करें, आप भी करो हम भी करते हैं, आप भी इसके लिए पैसे नहीं ले रहे, पीटीसी चैनल भी पैसा नहीं ले रहा, हम भी पैसा नहीं लेंगे। तो यहां पे ओवरऑल गुरबानी के टेलीकास्ट का राइट जो अकेले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है वो लिया जा रहा है, मोनोपोली को यहां पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ बोलना है पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह साहब का, पंजाब की सरकार का। लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सब कमेटी इस पर्टिकुलर डिसीजन से नाराज है, आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप रिलीजियस अफेयर्स ऑफ सिख्स में इंटरफेयर कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, यहां पे बताइए। अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या गुरबानी के टेलीकास्ट का राइट केवल पीटीसी चैनल के पास रहना चाहिए जो कि ओन किया जाता है शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल के द्वारा, या फिर ओवरऑल इसके टेलीकास्ट का राइट सबके पास होना चाहिए, खासकर जब टेलीकास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, इससे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे? तो लेट मी नो योर कमेंट्स, योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। दोस्तों अपने ओवरऑल जो इनिशिएटिव है, पेड इनिशिएटिव है मेरे चैनल में, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, जब आप ओवरऑल जाएंगे मेरे पेड इनिशिएटिव के अंदर आपको 8 फोल्डर्स मिलेंगे। जीएस पेपर 1 का फोल्डर, जीएस पेपर 2 का फोल्डर, जीएस पेपर 3 का फोल्डर, जीएस पेपर 4 का फोल्डर, उसके साथ साथ प्रीलिम्स स्टेटबिट्स का फोल्डर मिलेगा, आपको मेन स्टेटबिट्स का फोल्डर मिलेगा, थीम बेस्ड टॉपिक जो बहुत सी जगहों पे आपको काम आएंगे उसका फोल्डर मिलेगा, और एक फोल्डर मिलेगा आपको मेंस करंट्स टॉपिक का। तो ये 8 फोल्डर्स मिलेंगे। इन 8 फोल्डर्स वाइज में न्यूज़ को लगातार सेग्रीगेट करता रहूँगा। ये फोल्डर्स के जो हेडिंग है उससे आप पता चल सकते हो कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है। उसके साथ साथ जो मेन पेज है कंटेंट का, उस पर सारे वीडियोस अपलोड होंगे, सारे पीडीएफ्स अपलोड होंगे। तो अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ रखी हैं अपनी, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, रमेश सिंह हो गया, एनसीईआरटी हो गया, 50% ज़्यादा तो मैंने फ्री में अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। और उसके साथ साथ मेरा ये मेंटरशिप की कोर्स की वीडियोस को आप लगातार देखते हो, 24 नवंबर 2024 तक एक्टिव रहेगा। तो आराम से अपनी यूपीएससी की तैयारियां बिल्कुल सेग्रीगेटेड और टारगेटेड तरीके से कर सकते हो। आपको बाकी ज़्यादा सोर्सेज रेफर करने की जरूरत नहीं, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये कोर्स अवेलेबल है। तो आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे भी जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के थ्रू भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ही दिन में मैं आईफोन पे भी एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। अपना ध्यान रखें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।